तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिवर वाटर टू मेक इट फिट फॉर टाउन सप्लाई। किसी भी शहर और कस्बे के लिए यदि हमें नदी के पानी को भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे, है ना। क्या प्रोसेस हमें अपनानी पड़ेगी। आप दैनिक जीवन में भी देखेंगे कि हम कहीं पर टैंक बने होते हैं, कहीं पे कुछ बना होता है, तो वो क्या क्या प्रोसेसेस होती है, उसमें क्या साइंटिफिक लॉ में पानी जो है किसी शहर को पहुंचाना है नदी से, तो हमें 5 स्टेप ध्यान रखने पड़ते हैं। इसमें से पहला स्टेप है पानी की हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, और दूसरा स्टेप है सेडिमेंटेशन, और तीसरा स्टेप है कोगुलेशन, और फिर कोगुलेशन के बाद हमें फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा इसका, और फिल्ट्रेशन करने के बाद हमें फाइनली इसमें स्टेरिलाइजेशन करना पड़ेगा और इसका डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा। ये 5 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। आखिर हमें सबसे पहले जो नदी का पानी है उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग कैसे करनी पड़ेगी? स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? पर्दा, है ना। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? पर्दा। हालांकि इसके लिए जो हिंदी में शब्द दिया होगा वो परिक्षेपण कुछ दिया होगा, इस तरह का कोई शब्द दिया होगा, देखिए परिक्षेपण आपको समझ नहीं आएगा। तो स्क्रीनिंग का मतलब है हमें एक स्क्रीन लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टेप हम इसमें समझते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या है? देखो, इसको हिंदी में शब्द दिया गया है परिक्षेपण। अब स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा लगाना, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब नदी से पानी किसी कस्बे तक पहुंचाएंगे, किसी शहर तक पहुंचाएंगे, तो सबसे पहले हम एक क्या लगाएंगे, स्क्रीन लगा देंगे इस तरह, है ना। इस तरह स्क्रीन लगा देंगे एक, है ना। इस स्क्रीन में क्या होंगे, एक छेद होंगे, इस तरह के छेद होंगे, है ना। इनका ज़्यादा बड़े छेद नहीं होंगे। ज़्यादा बड़े होंगे तो पानी का जो वेलोसिटी है वो एज इट इज़ रहेगी, तो स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको छोटे छोटे छेद करने पड़ेंगे इनमें, अरे, ताकि इनका जो एरिया है वो कम से कम रहे और पानी की वेलोसिटी जो है थोड़ा कम हो जाए। तो आपको सबसे पहले इससे गुजारना पड़ेगा इसे, है ना। स्क्रीनिंग क्या है? स्क्रीनिंग बोलते हैं हम अरेस्टिंग फ्लोटिंग मटीरियल। फ्लोटिंग मटीरियल, फ्लोटिंग मतलब फ्लोट मतलब जो तैर रहे होते हैं, है ना। पानी में क्या बोलते हैं, बहुत सारे अशुद्धियाँ ऐसे होगी जो तैर रही होगी, है ना। तो उनको हमें अरेस्ट करना है। अरेस्ट का मतलब है कि भाई हमें उन्हें अलग करना है ना। तो अलग करना है हमें उन्हें, तो इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के स्क्रीन लगा देंगे, और स्क्रीन लगाने से पानी इसके अंदर से गुजरेगी। तो मैक्सिमम जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ होगी, फ्लोटिंग मतलब जो तैर रही होगी, वो इन छिद्रों पर रुक जाएगी। तो पहले स्टेप तो हमें ये करना है। दूसरे स्टेप में हमें सेडिमेंटेशन करना है। अब इस पानी को हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसादन। अवसादन मतलब नीचे बिठाना, है ना। नीचे किस चीज़ को बिठाते हैं हम? इम्प्योरिटी को बिठाते हैं। अब मान लीजिए कि पानी जो है एक हाई वेलोसिटी से आ रहा है, हाई बेग से आ रहा है, उच्च बेग से आ रहा है। तो उस बेग को हमें पहले तो हमने स्क्रीनिंग से कम किया उसे, पर स्क्रीनिंग से इतना कम थोड़ी नहीं होगा। स्क्रीनिंग का मुख्य मकसद जो है हमारे पास फ्लोटिंग मटेरियल को अरेस्ट करना है, मतलब जो तैर रहा मटेरियल है उसको हटाना है ना। यही मकसद है स्क्रीनिंग का। सेडिमेंटेशन का मकसद है कि हम क्या करेंगे, उस पानी को फिर एक टैंक में ले जाएंगे, फिर हम एक टैंक बना देंगे, है ना। इस टैंक में हम क्या करेंगे, पानी को ले जाएंगे। अब मान लीजिए किसी भी शहर में नदी का पानी आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे टैंक में ले जाते हैं। आपने हर जगह देखा होगा टैंक बने होंगे बड़े बड़े। तो टैंक में ले जाने का मकसद यही है। एक मकसद ये भी हो सकता है कि स्टोरिंग करते हैं हम उसमें, और एक टाइम पे हम स्टोर करके फिर पानी देते हैं सबको, ये भी एक मकसद है। लेकिन दूसरा मकसद ये है टैंक बनाने का कि इसमें सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन का मतलब अवसादन। अवसादन का मतलब है कि जो इम्प्योरिटी है जो बह के आ रही है, जैसे रेत है, जैसे मिट्टी है, बारीक बारीक कण हैं, पार्टिकल हैं, तो उन सारे जो पार्टिकल है ना, वो जब पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे बैठ जाती है। यस नो? ग्रेविटी की वजह से क्या होती है, वो नीचे बैठ जाती है। ज़्यादातर पानी की जो इम्प्योरिटी होती है, विशेषकर जो सैंड टाइप की इम्प्योरिटी होती है, या फिर जो पार्टिकल होते हैं जो बहुत वेलोसिटी के साथ
पानी के साथ आ जाते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो टैंक बनाने का उद्देश्य यही है, जो टैंक बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सेडिमेंटेशन करना। स्टोरिंग इज अनदर ऑब्जेक्टिव, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन जो मुख्य मकसद क्या है वो है अवसादन करना, सेडिमेंटेशन करना। इससे एक जगह पानी स्थिर रहने से, कई देर तक स्थिर रहने से उसमें मैक्सिमम जो इम्प्योरिटी होगी वो नीचे बढ़ जाएगी। अब जब नीचे बढ़ जाएगी फिर हमें क्या करना है, उस टैंक में मान लीजिए यहाँ पे हमने सेडिमेंटेशन किया और दूसरे टैंक में हमने इसी पानी को लिया, या इसमें भी कर सकते हैं इस टैंक में। इस टैंक में हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन का मतलब हम इसमें कुछ केमिकल डाल देंगे। तीसरा जो स्टेप आएगा इसमें वो आएगा कोगुलेशन का। कोगुलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्कंदन, है ना। तो स्कंदन हम पढ़ चुके हैं। स्कंदन मतलब इकट्ठा करना। अब पानी में ऐसी भी इम्प्योरिटी होगी, अभी तक तो मोटी इम्प्योरिटी थी। मोटी इम्प्योरिटी में सबसे पहले हमने स्क्रीन लगाया कहीं पे, है ना, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए, उससे पानी आया, फिर वो एक टैंक के अंदर आया, फिर टैंक में मैक्सिमम रेत जो है वो नीचे बैठ गई, इम्प्योरिटी जितनी भी थी मोटी मोटी वो नीचे बैठ गई। अब कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होगी जो तैर रही है, तैर भी नहीं रही है, तैरने को तो हटा दिया हमने, बीच में जो लटक रही है ना, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो जो कुछ ऐसी लटक रही है, घूम ही रही है पानी में, है ना, उस इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करेंगे, कोगुलेशन से अलग करेंगे। कोगुलेशन का मतलब स्कंदन। और इस कोगुलेशन क्या है, कुछ सर्टेन केमिकल डालना, कुछ सर्टेन केमिकल डाल के इम्प्योरिटी को क्या करना, कोगुलेट करना। कोगुलेट का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, है ना। कोगुलेट का मतलब इकट्ठा करना। अब हम क्या करें भाई, स्कंदन तो हम पढ़ चुके हैं, कोगुलेशन में तो हम पढ़ चुके हैं ना अभी तक, ये पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा। कोगुलेशन हमने कहा था कि कोगुलेशन में हम क्या करेंगे, कुछ सर्टेन केमिकल डालेंगे, बाय एडिंग सर्टेन केमिकल्स, है ना। हम क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं, है ना, वाटर को, वाटर की जो इम्प्योरिटीज़ होती है। तो उसका मुख्य मकसद, जैसे हम कोगुलेट डालते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये क्या डाला था हमने, मैंने कहा था पोटास भी डाल सकते हैं, पोटास एलम, है ना, पोटास एलम भी डाल सकते हैं। पोटास एलम किसको बोलते हैं, फिटकरी को, है ना। K2SO4, Al2SO4, है ना, और SO4 का K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24S2 ऐसा कुछ है ना। फेरस सल्फेट भी डाल सकते हैं। ये कुछ कोगुलेंट हैं। ये कोगुलेंट क्या करते हैं, क्या हैं ये सारे कोगुलेंट। कोगुलेंट मतलब स्कंदक। स्कंदक का काम क्या है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है उसको इकट्ठा करना, उसको इकट्ठा करना एक जगह पे, और फिर इकट्ठा करके हो गया कि भारी हो जाएगी, है ना, भारी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था, पढ़ता हूँ आपको, एक टॉपिक में बताया था कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, एक तो NaOH बनता है और साथ में एल्यूमिनियम, दोनों के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, सोडियम का हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। मेटल क्या बनाते हैं पानी में, हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, पानी में। तो AlOH का होल थ्राइस। अब AlOH का होल थ्राइस क्या बनाता है, जाल बिछाता है ना। ये क्या बिछाएगा, एस जाल बिछाएगा, एस जाल बिछाएगा। इस जाल में कौन फंस जाएगा, बाकी जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है इधर फंस जाएगी। इधर फंसने से क्या होगा, ये भारी हो जाएगा। भारी होने से क्या होगा, फिर वो नीचे बैठ जाएगा। गॉट इट। तो हम इस कोगुलेशन के प्रोसेस को इस टैंक में भी कर सकते हैं, क्योंकि सेडिमेंटेशन तो हो ही रहा है इसमें। फिर कुछ सर्टेन केमिकल्स भी डाल देंगे। जनरली होता यही है कि आपने देखा होगा कि पानी जो है किसी टैंक में गुजारने के बाद हम कुछ केमिकल्स डाल देते हैं उसमें, डालते हैं कि नहीं डालते। तो कुछ केमिकल डालने से क्या होता है, रेत तो नीचे बैठती है, परंतु कुछ जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है वो भी नीचे बैठ जाती है आसानी से। अब अगला जो स्टेप है हमारे पास, इसकी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसको हम ग्रेनुलेटेड मटेरियल से पास कराएंगे। ग्रेनुलेटेड मटेरियल का मतलब है जो फाइन साइज जो है सैंड है। फाइन साइज सैंड का मतलब क्या है कि बारीक रेत है। हम कुछ इस तरह की लेयर बनाएंगे कहीं पे, मतलब इस पानी को हम क्या करेंगे, इस पानी को हम गुजारेंगे आप रेत से। पहले एक रेत बनाएंगे, ये बन गया आपके पास सैंड लेयर, ठीक है, ये सैंड लेयर बन गई। इसके बाद कुछ ग्रेवल डालेंगे, मोटे मोटे पत्थर,
ऐसे कहीं पर डालेंगे। लास्ट में हम कुछ ब्रिक्स भी रखेंगे, ब्रिक्स यानी ईंटें, इससे गुजारेंगे। और ईंट के बाद हम कहीं पे कंक्रीट ही बना देंगे। ये क्या है? ब्रिक्स। ये क्या है? ग्रेवल। ये क्या है? सैंड। इसके बाद हम यहाँ पे कंक्रीट बिछाएंगे इसमें नीचे। तो इसके बाद हम इसमें कंक्रीट बिछा देते हैं यहाँ पर, कंक्रीट। और इस कंक्रीट में हल्के से बारीक छेद होंगे, तब जाके पानी गुजरेगा और काफ़ी प्योर हो जाएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं? मतलब इम्प्योरिटी की तरीके से ये काफ़ी प्योर हो जाएगा। अब इसमें बैक्टीरिया हैं या ये अलग मैटर है अभी, परंतु इम्प्योरिटी की तरीके से जो इसमें अशुद्धियाँ थी, जैसे पत्थर थे, कंकड़ थे, मिट्टी थी, ये सब हट जाएंगे, बिल्कुल बारीक हो जाएगा। फिर ये पानी काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। प्योर होने के बाद हम क्या करेंगे? आपके सामने ये पानी कहाँ चला गया? शहर के नज़दीक चला गया है। ये काम हमने जो अभी तक किया स्क्रीनिंग वगैरह, ये नदी के आसपास या उसके कुछ क्षेत्रों में है। उसके बाद हम जब शहर में ये पानी पहुंच जाएगा और शहर के नज़दीक पहुंचेगा किसी टैंक में, तो उस टैंक में हम क्या करेंगे? फिर डिसइंफेक्शन करेंगे या स्टेरिलाइजेशन करेंगे वाटर का। अब क्योंकि मैक्सिमम पानी हमारे पास वहाँ तक पहुँच के काफ़ी प्योर हो चुका है, अब उस पानी में हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बैक्टीरिया भी मारने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है? विभिन्न स्रोतों से आ रहा है और पता नहीं कहाँ से आ रहा है। नदी में कितने बैक्टीरिया हैं, कहाँ से वो नदी प्रदूषित होकर आ रही है ना? ये सब हमें करना पड़ेगा इसके बाद। तो अगले जो ऑफ वाटर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर या डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको हमें मारना है। बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें अलग अलग मेथड अपनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक टैंक बना दिया, खुला टैंक, बंद टैंक नहीं, बहुत बड़े कमरे के जितना ये कमरा है लगभग इस बराबर आपने एक टैंक बना दिया। उस टैंक को आपने, उस टैंक की जो ऊपर की लेयर है, मतलब जो उसका ढक्कन है, उसको काफ़ी चौड़ा बना दो। चौड़ा बनाने से क्या होगा? वो खोला जा सके, मतलब जिसे बंद किया जा सके और जिसे खोला भी जा सके। इससे क्या होगा कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, मतलब दिन में अगर हम उसे खोल सकते हैं, हालांकि दिन में खोलने से हो सकता है उसमें कई बंदर, कई जानवर आ जाएं, वो भी एक अलग फैक्टर है। लेकिन अगर हम उस पानी को प्योर करना चाहते हैं, एक पक्ष हमारा इधर भी है कि अगर हम उस पानी को प्योर करना चाहते हैं, तो अगर हम खुला छोड़ दें उसे दिन में धूप में, तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आएगी सूरज की, उससे मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है ना। दूसरा ये है कि इस तरह की प्रोसेस करने से हमें आज के टाइम पे बचा जाता है। क्यों बचा जाता है? क्योंकि अब कर्मचारी तो काम करेगा नहीं, अब ऐसा तो देखेगा नहीं, वो दिन में खोलने आएगा, फिर एक दिन धूप में, हाँ भाई पानी सूख जा बढ़िया से, तो बैक्टीरिया मर जा, हैं? ऐसा बैठा रहेगा वहाँ पे सोच में दिन भर, बैक्टीरिया कब मरेगा, तब जाऊँगा मैं शाम को घर। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा कोई करेगा नहीं। तो आजकल का टैंक कैसे बनाया जाएगा? बिल्कुल बंद ही टाइप बनाया जाएगा, छोटा सा ढक्कन बनाया जाएगा, यही बनाया जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को कम अपनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि काम सरल से हो जाए। और सरल तरीका है हमारे पास केमिकल डाल के, तो हम उसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उसके बैक्टीरिया को किल ना करके हम क्या करते हैं? केमिकल डाल दो, मर जाएंगे सारे। थोड़ा बहुत आदमी मर जाएगा, क्या दिक्कत है ना भाई? केमिकल का असर कहीं ना कहीं तो है। आप अगर हम ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप घर तक तो आएगा वो, बैक्टीरिया तो उसने मार दिए, आपने पी लिया वो पानी, आपके अंदर के बैक्टीरिया भी मार दिया उसने। अंदर के बैक्टीरिया तो मरे, साथ में पथरी भी बन गई अंदर, है ना। तो क्योंकि सलजो स्केल जो हमने अभी तक पढ़ा है, वो सलजो स्केल हमारे बॉडी में भी बन सकता है अंदर। भाई हमारी बॉडी भी तो एक कंटेनर है, एक बर्तन ही तो है अंदर, है ना, उसमें जमा होता है चीज़ें, है ना। फिर कहीं से वो आउटलेट भी है उसका, है ना, तो उस आउटलेट में कहीं पाइप में जो है फंस गया पथरी, फिर जाओ डॉक्टर के पास, आप इधर दर्द है ना। ठीक है कि नहीं। तो हम डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे वाटर का? डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं? 3 ही स्टेप करते हैं, क्लोरीनेशन, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरोएमीन डाल के। शॉर्टकट मेथड यही है, इन्हीं से हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम सबसे पहले क्लोरीनेशन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब हम क्लोरीन डाल दें, क्लोरीन के कुछ टैबलेट है, हम उसको पानी के टैंकों में डाल दें। क्या होगा अगर हमारे पास क्लोरीन पानी के टैंकों तक जाएगी? क्या होगा? यहाँ पर बनेगा हमारे पास, देखो क्या बनेगा, 2 तरह की चीज़ें बनेगी। एक Cl2 है, यहाँ 2 एसिड बनते हैं। देखो पानी के साथ Cl जाएगा तो या तो HCl बनेगा, एसिड बनेगा,
HCl बनेगा। देख पहली बात देखो ClH, ठीक है। अब कितना बच गया, एक O बच गया, एक H बच गया, एक Cl बच गया, ठीक है। तो HOCl बन गया। तो दो एसिड बनते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और हाइपोक्लोरस एसिड बन गया। और ये बहुत खतरनाक होता है, इससे भी खतरनाक ये है। हालांकि ये अनस्टेबल है ज़्यादा, मतलब खतरनाक क्यों है, क्योंकि वो रिएक्टिव है तो अनस्टेबल है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्रियाशील है तो क्या है, स्टेबिलिटी उसकी कम है, स्थायित्व कम है, वो भागेगा फिर। तो ये HOCl क्या करता है, ये आगे जाके HCl ही बनाता है, यही बनाता है भाई। प्लस जो ऑक्सीजन बचती है वो नेसेंट ऑक्सीजन बच जाती है। नेसेंट का मतलब है नवजात ऑक्सीजन, समझ गए। नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। नवजात मतलब बच्चा है ना, छोटा जो नया है, बिल्कुल उसी तरह है। नवजात मतलब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन है। अब ये इससे अलग हुआ है तो ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रेडिकल का मतलब मूलक, जैसे आपने पढ़ा होगा। रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसे वो लेके भागता रहता है। अब जो ऑक्सीजन है जब वो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो क्या करती है, इधर उधर भागती है, जीवाणुओं को खा जाती है। नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्लोरीन क्या करती है, नेसेंट, क्लोरीन नहीं मार रही, क्लोरीन ने क्या कर दिया, पानी में नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कर दी। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, नवजात ऑक्सीजन क्या करती है, कीटाणुओं को खाती है, क्योंकि इसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, भागती है, रेडिकल फॉर्म में भागती है। और ये क्या करती है, कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को खत्म करती है। गॉट इट। तो क्लोरीन मिलाने से ये फायदा है। हालांकि अगर हम क्लोरीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो HCl का जनरेशन भी उतनी ज़्यादा से होगा। तो हमारा जो पानी है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा क्लोरीन मिलाने से बचना चाहिए। जीवाणु भले मर जाएं लेकिन हम ना मरे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो हमें क्लोरीन भी हिसाब से मिलाना पड़ेगा। दूसरा है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं तो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, है ना। अगर CaOCl2 पानी में जाएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यह CaCl2 बनाए, कैल्शियम क्लोराइड बनाए, CaCl2 बनाए और ये ऑक्सीजन इसके साथ चले जाए और H2O2 बन जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मतलब ये भी जो है कीटाणुओं को मार सकती है। हालांकि दूसरा चांस हमारे पास ये भी है कि कैल्शियम क्लोराइड अगर पानी में जाएगा तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन भी सकता है, क्योंकि कोई मेटल है वो पानी के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम दूसरा चांस है, मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है ना। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, यानी ब्लीचिंग पाउडर अगर पानी के साथ जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के चांस ज़्यादा हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर O1 2 यहाँ काम आ गई, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। अब हमारे पास सिर्फ Cl2 बची तो क्लोरीन बची, फिर क्लोरीन आ जाती है। मतलब फ़ायदा क्या है, इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसा बनने के। तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से यही होता है कि भाई फिर से क्लोरीन बन जाती है, और क्लोरीन बनेगी तो वही रिएक्शन वही होगी। लगभग 30% क्लोरीन यहाँ से मिल जाती है जब हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। चांसेस ये भी हैं कि वो इस तरह बनाए, अगर कैल्शियम क्लोराइड बनाएगी तो हार्डनेस बढ़ जाएगी पानी की, ये तो आपको पता ही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगी तो ये तो काम करती है बैक्टीरिया को मारने के लिए। लेकिन अगर दूसरे चांसेस है हमारे पास CaOCl2, अगर ये पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाता है तो ये क्लोरीन जो है फिर से वही रिएक्शन करेगा जो अभी तक किया हमने। इसने क्लोरीन पानी के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, HCl और HOCl फिर से वही टूट जाता है, आगे HCl ही बनाता है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है ना। यही रिएक्शन जो यहाँ पे कराई अभी, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन खा जाती है, फिर किसको खा जाती है, कीटाणुओं को खा जाती है। बाकी थोड़ा बहुत HCl तो है ही और चीज़ को मारने के लिए, है ना। तो ये आता है यहाँ पे। हालांकि ये ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाए, अगर क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाए तो इससे हानियाँ बहुत ज़्यादा है। एक तो इरिटेशन ज़्यादा हो जाएगी इसकी, आपके अंदर भी इरिटेशन हो जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा पानी में, है ना। आपके अंदर भी इरिटेशन, जब आप पियोगे पानी को तो आपके अंदर भी इरिटेशन आ जाएगी, है ना। और भी जो बीमारियां हो सकती है, जैसे आपको स्टोन हो सकता है,
बॉडी में, है ना। एक और मेथड है, अगर हम क्लोरोएमीन मिला दें तो क्या होगा, अगर हम इसको मिला दें तो हमें क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। अगर हम इसको ClNH2 को मिलाते हैं पानी के अंदर तो चांसेस हैं कि ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन पानी के अंदर जाएगी तो एसिड बनाएगी, HCl बनाएगी। NH2 पानी के अंदर जाएगा हम तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ बनाएगी। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं बना, NH2OH बनता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखो आप क्या बन सकता है, NH2OH बन सकता है, OH बन सकता है, NH2OH हाइड्रोक्साइड, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड। अब OH यानी एक OH एक H बच गया यहाँ, ठीक है, एक H बच गया ना, एक H बच गया तो क्या बन सकता है, HCl बन सकता है ना। अरे यस नो, तो ये HCl जो है ये भी वही बैक्टीरिया को मारेगा और क्या करेगा। अगर हम इसके मॉलिक्यूल बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर क्या बने, HOCl बने, HOCl बने। तो अगर HOCl बनेगा, HOCl फाइनली आता है वही है, क्या बनाता है, HCl बनाता है। अरे यस नो, बना तो HCl ही है और नेक्स्ट हाइड्रोक्सीजन आ जाती है वही, और ये फिर बैक्टीरिया को खा जाती है। हालांकि अगर HCl भी बन रहा है तो भी पानी में बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे, लेकिन कई बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो एसिडिक नेचर में भी एग्जिस्ट कर सकेंगे, तो उसके लिए नेसेंट ऑक्सीजन आनी जरूरी है। नेसेंट ऑक्सीजन खा जाएगी, ठीक है ना, खा जाएगी कीटाणुओं को सारी। तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्लोरोएमीन ज़्यादा अच्छा है। क्लोरोएमीन डालने से पानी का टेस्ट बिगड़ता नहीं है, पानी का टेस्ट अच्छा होता है। एक दूसरा, इससे इस तरह के नुकसान नहीं है, इस तरह के जिस तरह के ब्लीचिंग पाउडर डालने से आपका स्टोन बन गया, आपको तीखा महसूस हो रहा है ना, एसिडिटी बन रही बहुत, तो इसको सीमित मात्रा में मिलाने से इसके ज़्यादा फायदे हैं क्लोरोएमीन।